हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेसन कर रहे हैं वो लेसन हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज लेसन नंबर 6 बुक है ज्योग्राफी। और आज जो वीडियो का पार्ट नंबर आप देख रहे हैं वो है पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो इससे पहले हमने पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, और जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट लेसन का पढ़ चुके हैं। आज जो है बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए, बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में। ये टॉपिक रहेगा आज का हमारा, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए, रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि जो वृद्धि दर है, ठीक है, आबादी की, ये हर पूरी दुनिया भर में यानी पूरे वर्ल्ड में वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग तरीके की होती है। किसी देश की वृद्धि दर ज़्यादा है, किसी देश की वृद्धि दर कम है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज़ राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। यानी कि पूरी दुनिया में हालांकि आबादी जो है वो तेज़ी से बढ़ी है, मगर सब देशों के साथ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी आबादी बढ़ने की बजाय घटी है। सम कंट्रीज़ लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। कीनिया जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा है। कीनिया के अंदर जो वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर, वो काफ़ी ज़्यादा है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। उनके यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, यानी कि अगर 100 लोग पैदा हुए, ठीक है ना, तो दूसरे देशों के मुकाबले में फॉर एग्जांपल हो सकता है वो ज़्यादा हो, और हो सकता है कि उनमें से 75 लोग मर भी जाए। तो जो है ओवरऑल जो आप कह सकते हो कि मतलब डेथ और बर्थ दोनों ही ज़्यादा है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट। हालांकि इन दिनों में क्या रहा है कि वहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो ठीक हुआ, जिसकी वजह से लोगों की डेथ रेट अब कम हो गई है, मगर बर्थ रेट जो है वो अभी भी निरंतर बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, इन अदर कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके यानी कि ब्रिटेन, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोली बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स। जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम जो है, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो है। ठीक है, अच्छा, जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो कम है, क्योंकि वहाँ पर डेथ भी कम होती है और बर्थ भी कम होते हैं, मतलब पैदा भी कम होते हैं लोग और मर भी कम रहे हैं इस वजह से। ठीक है, चलिए, मर तो कम इसलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जितने पैदा हो जाते हैं, ठीक है, वो सरवाइव कर जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस वजह से जो है जितने पैदा हो रखे हैं बस वही रहते हैं। और नई पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो इस बात को समझते हैं कि अगर हमने पैदा हम करेंगे तो उनको खिलाएंगे क्या। ठीक है, तो अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से वहाँ पे बर्थ करते हैं, तो इस बात को समझ रहे हैं। इसी वजह से जो है बर्थ रेट भी कम है तो डेथ रेट भी कम है। ठीक है, एनीवेज कर आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखिए, वर्ल्ड डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पूरी दुनिया के ये आपको जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पूरे वर्ल्ड वाइड दिखाया हुआ है। देखिए, जो ब्लू कलर से हैं वहाँ पर वेरी हाई है। ठीक है, अच्छा, वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जहाँ पे पिंक कलर से है वहाँ पर ठीक ठीक है, वहाँ पे भी 2 से 2.9 के बीच में है। और जहाँ पर अब थोड़ा कलर नहीं दिख पा रहा है क्योंकि पिक्चर बहुत छोटी है, बट इंडिया जो है वो मे बी 3rd नंबर वाले पर है, क्योंकि इंडिया में पिंक के बाद वाला नंबर है। ठीक है, तो हमारे देश में भी मॉडरेट है, 1 से 1.9 ग्रोथ रेट है। ठीक है, अच्छा, मगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई रेट ग्रोथ रेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं आगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन।
पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है? जनसंख्या संगठन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? जनसंख्या संगठन। ठीक है, देखिए जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ते हैं। हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि कोई दुनिया में देश चाहे कितना ही आबादी वाला क्यों ना हो, मगर वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इस बात का कोई विशेष असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अभी। फॉर एग्जाम्पल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। ठीक है, दोनों ही देश, जापान भी और बांग्लादेश भी, बहुत ज़्यादा आबादी वाले देश हैं, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, बट जापान की जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न अभी एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके भी पूछा था। तो इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एजुकेशन लेवल और रिसर्च लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, जिस वजह से ये हो जाता है कि वो अपनी ज़रूरतों को जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं। और बांग्लादेश और हिंदुस्तान जैसे देशों के अंदर, या और भी नेबर कंट्री है हमारे, उनमें होता यह है कि जो ज़रूरत की चीज़ें उनके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जब दूसरे मुल्क उसको वहाँ लॉन्च करते हैं या देते हैं, उनको देते हैं, तब वो चीज़ वहाँ पहुँचती है। उसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे जो आप कह सकते हो कि इंटरनेट सुविधा है। पहले हमारे देश में जब इंटरनेट सुविधा हमारे देश में थी ही नहीं, तो हमारे यहाँ सारा काम हाथों से होता था, ऑफिस के अंदर लिखित काम करते थे। फिर इंटरनेट सुविधा आ गई तो हमारे यहाँ पर GPS आया सिर्फ खाली। ठीक है, और अब इस समय लेटेस्ट जो है 4G इंटरनेट चल रहा है, वो भी सिर्फ कुछ ही कंपनी दे पा रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो जिस वजह से हुआ क्या, जैसे इंडिया की खुद की BSNL जो गवर्नमेंट कंपनी है, उनके पास अभी तक भी 4G नहीं आया था। तो जिसकी वजह से हुआ क्या है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि जो क्या बोलते हैं, आप समझ सकते हो। और जबकि चाइना जैसी कंट्री के अंदर और जापान में 5G 6G तक आ चुका है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा। तो उनके यहाँ पे स्पीड जो है इंटरनेट की वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और हमारे यहाँ वो चीज़ अभी तक भी नहीं आई है। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि रिसर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1928 में हुआ ये कि जो लंदन यानी ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट, ठीक है, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाई बना ली जिसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो दवा होती है जिसकी वजह से शरीर के अंदर जीवाणु खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है यदि आपको कोई जख्म है तो आप एंटीबायोटिक खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपकी शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कोई बीमारी हो गई है तो आप रिकवर कर जाएंगे। तो हुआ यह कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उनके देश के वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड वॉर के दौरान ही एंटीबायोटिक बना ली। अब इससे होता क्या था, इससे क्या हुआ कि मान लीजिए दोनों देश लड़ रहे हैं। सपोज कीजिए ब्रिटेन किसी सामने वाली कंट्री से लड़ रहा है, ब्रिटेन ने भी अपने 100 सिपाही आज जंग में भेजे, फॉर एग्जांपल है, और सामने वाले देश ने भी 100 सिपाही अपने जंग में भेजे। अब हुआ क्या कि दोनों देशों के, सपोज करते हैं अच्छी लड़ाई हुई दोनों देशों के बीच में, और उनके भी 100 लोग इंजर्ड हो गए और ब्रिटेन के भी 100 लोग इंजर्ड हो गए, दोनों देशों के 100 लोग इंजर्ड हो गए, एग्जाम्पल है। अब देखिए समझने की बात क्या है कि जिस देश ने खुद मेहनत करके रिसर्च करके अपनी एंटीबायोटिक बना ली, तो वो एंटीबायोटिक दवा खिला के उन 100 लोगों को 10 दिन में ठीक करके दोबारा लड़ाई के लिए भेज देता है। ठीक है, जो देश के 100 लोग इंजर्ड हुए थे उन 100 लोगों को इलाज करने के लिए दवा नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं थी खुद ब खुद, क्योंकि रिसर्च खुद करनी पड़ती है, अपने आप मेहनत करनी पड़ती है और ढूंढना पड़ता है कोई चीज़। तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, जिससे हुआ क्या कि उनके 100 लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे, उन 100 लोगों के ऊपर खर्चा होगा, पैसा खर्च होगा, क्योंकि वो उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी, उनको वो 100 लोग तो मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इवन नए 100 लोग लाने पड़ेंगे। तो अब आप देखिए कौन जीतेगा, आप मुझे खुद बता दीजिए, सोच के बताइए कि जीतेगा कौन। ऑब्वियसली जिस देश ने रिसर्च करके दवा बना ली थी, ब्रिटेन,
तो वही जीतेगा, क्योंकि उनके 100 लोग तो मरे ही नहीं, या उनके 100 लोग तो इंजर्ड ही नहीं हुए। जब वो हुए भी इंजर्ड तो उन्होंने दवा खिला के, उनको एंटीबायोटिक दवा खिला के फिर से रिकवर कर दिया, जिसकी वजह से वो फिर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। जबकि सामने वाले युद्ध देश के 100 लोग इंजर्ड हो गए, जिसका वो रिकवरी नहीं कर पाए, इवन उन पे पैसा खर्च हुआ वो अलग से उनके इलाज के लिए, ठीक है, और वो लोग भी उनको रिकवर नहीं कर पाए, वो लोग भी उनको मिल नहीं पाए, क्योंकि वो लोग, उनके पास कोई ऐसी दवा नहीं थी, उनको नए 100 लोग लाने पड़े। तो उनके तो नए लोग कम होते चले जाएंगे और उनके वही 100 लोग लड़ते रहेंगे, तो वो तो कभी भी नहीं हारेंगे, ब्रिटेन तो कभी भी नहीं हारेगा। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल मात्र दिया। इसका एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि अगर हमारे कंट्री के अंदर भी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर जब ये कोरोना जो डिजीज़ का जब चला सिस्टम, तो अगर हमारे यहाँ पर सपोज करते हैं हमने मार्च में ही, हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग रिसर्च डेवलपमेंट अगर होता और हम लोग मार्च में ही एक ऐसी वैक्सीन ले आते, ठीक है, या कोई ऐसी दवा ले आते जिसको ऑफिशियली हम कहते कि ठीक है इस दवा से कुछ नहीं होगा, आप दवाई लीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सपोज करते अगर लोग ठीक होने लग जाते उस दवा से, तो ना तो कंट्री को इतने दिन देश को बंद करना पड़ता, ठीक है, ना ही जो है हमारी देश की इकोनॉमी इतने पीछे चली जाती, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतने दिन तक आप लोगों का व्यापार बंद रहेगा, काम बंद रहेगा, ठीक है, तो आमदनी पर असर तो पड़ता ही है, ठीक है। अच्छा, कितने दिन तक आप अपना पुराना जो रिजर्व है उसको यूज़ करेंगे, उसके लिए नया आपको इनकम सोर्सेज चाहिए। तो अगर हमारे यहाँ पे भी रिसर्च डेवलपमेंट इतना स्ट्रांग होता, ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर इतना स्ट्रांग होता तो हमें पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब हम लोग इतना जो हमारे को जो लॉस हुआ, जो 4-5 महीने 6 महीने जो लॉस हो गया, वो लॉस हमारा होता ही ना, ठीक है। तो सारी बातें जो हैं, जो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जापान क्यों आगे है, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च है। इसका एक और एग्जांपल आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर हर साल जो है छोटे बच्चों के लिए ही रोबोटिक, ठीक है, जो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं हर बार, ठीक है, वहाँ पर बच्चे अपने रोबोट्स लेकर के आते हैं, ठीक है, और उन रोबोट से नई चीज़ें करके दिखाते हैं, ठीक है। तो जापान के अंदर अब सारे काम जो है, अब ऐसे उन्होंने रोबोट्स बना लिए हैं कि सभी तरीके के काम रोबोट्स कर लेंगे, मशीन्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है, इसीलिए वो लोग दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन बना पाए, ठीक है, क्योंकि उनका रिसर्च है, ठीक है। बस फ़र्क यही है कि हमारे जैसे कंट्री में और बांग्लादेश या जापान, यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं लिया है, ठीक है, हमारे हालात भी उसी जैसे हैं, लगभग उसी तरीके से, बट हम उनसे थोड़ा बेटर हैं, हम बांग्लादेश से बेटर हैं, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ फिर भी उनके मुकाबले में रिसर्च डेवलपमेंट होती है। सभी चीज़ों की तो देखो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट बेसिक चीज़ों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रही है। इसका आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे कंट्री के अंदर जो बेसिक चीज़ें थी, ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, तो उन चीज़ों को, क्योंकि हम लोग आज़ाद हुए थे, अगर हम अपने देश की बात कर लें, अगर हम अपना कंपैरिजन करने लग जाएं कि हम क्यों नहीं कर पाए, तो उसके पीछे रीज़न ये रहा कि हम आज़ाद होकर के आए थे, हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से, क्योंकि जो हमारे देश का फंड रहा था, पैसा था, रिसोर्सेज थे, उसको लूट लिया गया, ठीक है, जिसकी वजह से अब हमारी स्थिति बिगड़ गई। तो उस चीज़ से उभरने में हमें कई साल लग गए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी ज़रूरतों में पहले रोटी कपड़ा मकान को पूरा किया, जैसे बोलते हैं ना बेसिक ज़रूरतें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, अगर हमारी आमदनी ही सपोज कीजिए 1000 रुपये है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर, और सबसे पहले जो है हमारे घर में खाने वाले 5 जने हैं, तो पहले आप क्या चीज़ लेके आओगे? आप पहले रोटी लाओगे, ठीक है, आप पहले उनके लिए कपड़ा लाओगे, आप सबसे पहले घर में जो बेसिक चीज़ें वो लाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचोगे कि मेरे को ऑफिस जाना होता है, मैं काश ऐसी चीज़ बना लूँ घर में बैठा हुआ कि जो है मैं अभी बटन दबाऊँ और सेकंड में मैं ऑफिस पहुँच जाऊँ। इस चीज़ के लिए सोचने का समय ही नहीं है, ठीक है। तो वो रिसर्च का समय ही नहीं है, ना वो रिसर्च का इतना फंड है, क्योंकि आमदनी 1000 रुपये, तो ये रह गया हमारे यहाँ पर। तो बट अब इस चीज़ से हम बहुत उभर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली आपको बता दूं कि इंडिया ने स्पेस में जाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, ठीक है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई तभी तो पॉसिबल हो पाया, ठीक है। इंडिया ने सबसे कम कीमत वाला और फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल तक, ठीक है, मार्स तक अपने सैटेलाइट्स पहुंचा दिए। इवन दुनिया की 100 अलग अलग, ठीक है, सैटेलाइट्स को लेके जाने वाला
दुनिया के अलग अलग देशों की 100 सैटेलाइट्स को लेके जाने वाला भारत पहला देश बन गया, ठीक है, जो एक ही बार में 100 सैटेलाइट्स इकट्ठी लेके गया, ठीक है ना। तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं हो रही है, ठीक है, कर रहे हैं, धीरे धीरे करके प्रयास हो रहे हैं, हम और से बहुत बेटर हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात कर लें तो अपने नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले में हम सो फार बेटर कंट्री हैं, ठीक है। अच्छा, बिलीव करिए अपने ऊपर भी विश्वास करिए, खुद पॉजिटिव रहिए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेवलपमेंट जो होता है लोगों के अपने हाथ में होता है, ठीक है। उद्धार करना अपना देश के अपने हाथ में है, अपने नागरिकों के हाथ में है। हम खुद अगर चाहेंगे तो ही उद्धार कर पाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अगर ब्रिटेन के अंदर सोच नहीं होती कि हम भी ऐसी एंटीबायोटिक बना लें, तो वो वहाँ के लोगों की, नागरिकों की सोच है, वो वहीं के नागरिक थे जिन्होंने वो एंटीबायोटिक बनाई। कोई चंद्रमा से चल के नहीं आया था वहाँ पर कि उन्होंने आया और उनको एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है। उनके खुद की डेवलपमेंट थी जिस वजह से उन्होंने वो एंटीबायोटिक बनाई और उनको वर्ल्ड वॉर के जीतने में मदद मिली, जिससे वो लोग जीत पाए, दूसरे मुल्कों को भी हरा पाए, ठीक है, एक युद्ध की स्थिति में। तो ऐसा ही होता है, ठीक है, जब खुद लोग चाहते हैं तो ही डेवलपमेंट होता है, लोगों के ऊपर होता है ये सारा कुछ। और ये हम लोग एजुकेशन से ले सकते हैं, ठीक है। इसका एक सबसे ईजी जो उपाय है वो है एजुकेशन, शिक्षा। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारा दिमाग विकसित होगा, और जब दिमाग विकसित होता है तो ये सब जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग से निकलते चले जाते हैं, हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं हर चीज़ में, ठीक है। ये सारी चीज़ शिक्षा से आती है, ठीक है। एनीवेज, खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो स्टूडेंट ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि जापान और बांग्लादेश में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो उनके यहाँ पे भी उन्होंने सवाल किया था कि उनके यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी वो डेवलप्ड क्यों है। तो रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिक्चर है, मैं कहूँगा कि इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक्चर ये दिखाई हुई है। देखिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि एक वुमेन जो है, ठीक है, वो ओल्ड वुमेन बता रही है कि मैं अपने बच्चों को जो है अपने पोता पोतियों को स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। उधर से एक जो है इंजीनियर है, वो बोल रहे हैं कि मैं ब्रिज बनाता हूँ, ठीक है। उधर से एक सिंगर है, वो बोल रहा है कि मैं वेडिंग्स में गाना गाता हूँ। और उधर से एक लेडी जो है वो बोलती है कि मैं अपने घर पर बच्चों की देखभाल करती हूँ। उधर से एक रिसर्च स्कॉलर जो है वो बोलता है कि मैं कैंसर की दवा बनाता हूँ। और उधर से एक फार्मर जो है वो कहता है कि मैं किसान हूँ, देश को अनाज देता हूँ। सबके अपने अपने रोल्स होते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम सब अपने अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, देश अपने आप तरक्की करेगा, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, थिंक, सोचिए, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी। यानी कि सभी लोग जो होते हैं मतलब समाज के लिए एक महत्वपूर्ण, ठीक है, रिसोर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सबका अपना अपना योगदान है, ठीक है। व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। आपका अपना एक क्या सहयोग है ह्यूमन रिसोर्स में, यानी कि आप क्या सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी इस समय सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने का ही सहयोग करेगा। इस समय उनको शिक्षा प्राप्त करनी है। ये नहीं कि अब आप कहो कि मैं भी आपके साथ दुकान पे बैठना शुरू करूँगा, ये पढ़ाई नहीं करूँगा, ठीक है, और जो है मेरे सर ने बोला है कि आपको काम करना है। नहीं, इस समय स्टूडेंट्स का जो रोल है वो यही है। देखा अपने मदर जो है, मदर अपने ये क्या कर रही है, उनका रोल है अपने बच्चों की केयर करना, ठीक है। अच्छा, वो घर में आपको अच्छा अच्छा खाना बना के दे रहे हैं, अच्छे से कपड़े धो के देते हैं, वो आपके लिए आपको तैयार करते हैं। कल को आप जब अच्छे से शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, आपका दिमाग विकसित होगा, आपके दिमाग में नए नए प्रकार के आइडियाज़ आएंगे। आप में से ही कोई कल को न्यूटन बनेगा, आप में से ही कल को कोई थॉमस एडिसन बनेगा, आप में से ही कल को कोई अब्दुल कलाम बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो आप में से ही कल को कोई निकल के आएगा आगे, तो उसमें सबका योगदान है, ठीक है। अच्छा, तो सबको अपना अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। हर किसी व्यक्ति का अपना अपना रोल है। एक टीचर वो अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। एक साइंटिस्ट वो अपना रोल प्ले कर रहा है, यहाँ तक कि जो आपका एक आर्मी मैन वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहने का मतलब ये है, सब अपने देश के लिए रिसोर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल
एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। ठीक है, अच्छा, यानी कि देश के लिए एक रिसोर्स बनने के लिए पहले हमें अपनी खुद की क्वालिटीज़ को जानना ज़रूरी है कि हमारे अंदर खुद कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब शिक्षा। ठीक है, अच्छा, लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय यानी कि काम, काम क्या करते हैं, एंड इनकम लेवल यानी कि लोगों की एज, लोगों के सेक्स। ठीक है, अच्छा, उनकी शिक्षा क्या शिक्षा है उनके पास, उनकी इस समय हेल्थ कंडीशन क्या है और वो क्या काम करते हैं, उनके अंदर इनकम का लेवल क्या है, ये जानना किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए जो है सेंसस किया जाता है। आगे बात समझ में, यानी कि जनसंख्या गणना की जाती है हर 10 साल में, क्योंकि तभी देश पता लगा पाता है कि हमारे देश के अंदर रिसोर्स क्या है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है देश के डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, इसे समझना जरूरी है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, लोगों के इन तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उनकी एज क्या है, सेक्स क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, उनकी इनकम क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग की जा सकती है। ठीक है, ये देश के लिए है, ऐसे आप घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर में कितने लोग जो हैं छोटी एज के रहते हैं, कितने लोग जो हैं बुजुर्ग रहते हैं, कितने मध्यम एज वाले लोग रहते हैं, ठीक है, मिडिल एज के जो लोग हैं, घर में कुल कितने लोग हैं, क्या उनका शिक्षा का लेवल है, क्या उनका स्वास्थ्य का लेवल है। ठीक है, उसी हिसाब से आमदनी को डिसाइड किया जाता है, इसे बोलते हैं बजट बनाना। ठीक है, अच्छा, अगर बजट बना के प्लानिंग के साथ किया जाता है तो किसी भी काम को अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है ना, ये समझाने का मतलब है यहाँ पर। तो सरकार भी उसी लिए इसको काउंटिंग को करती है ताकि उसी हिसाब से प्लानिंग की जा सके। ठीक है, उसी हिसाब से अपने रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल, यानी कि जनसंख्या संगठन जो होता है वो पीपल क्या है, कितने लोग रहते हैं देश के अंदर, उनका क्या ढांचा है हमारे देश का। ठीक है, इससे पता चलता है पॉपुलेशन संगठन से। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कुल संख्या, जनसंख्या क्या है, ठीक है, उसका कुल ढांचा क्या है, किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार की शिक्षा है, किस प्रकार की उम्र है। ठीक है, अच्छा, द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, how educated they are and what type of occupations they are employed in, what their income levels and health conditions। ये बात अभी मैं 2 मिनट पहले आपको, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हम लोग। ठीक है, सॉरी 2 मिनट बोल दिया, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिया हमने कि आप समझ गए कि पॉपुलेशन जब कैलकुलेट की जाती है तो उसमें इन सब बातों का जानना जरूरी है। तो आप समझ जाइए कि कौन कौन सी चीज़ें जाननी जरूरी है, कि कितने मेल्स हैं, हाउ मैनी मेल्स, हाउ मैनी फीमेल्स, एज ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा, और एजुकेशन लेवल्स और ऑक्यूपेशन, क्या व्यवसाय करते हैं। ठीक है, अच्छा, और उनका इनकम लेवल क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, ये सब जानना जरूरी है। ये कॉम्पोजिशन का कॉम्पोजिशन होता है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा, एन इंटरेस्टिंग, इंटरनल क्वेश्चन में आ सकता है, An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid। ठीक, कह रहा है कि जो बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीका होता है किसी भी देश की पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने का, कि उस देश का पॉपुलेशन पिरामिड देखिए। क्या देखिए, पॉपुलेशन पिरामिड देखिए, ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड, इसको एज सेक्स पिरामिड भी बोल देते हैं। तो देखिए क्या होता है ये, अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज, पॉपुलेशन पिरामिड दिखाता है, क्या दिखाता है, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि जो कुल जनसंख्या है उसको अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। 5 से 9 साल के कितने हैं, 10 से 14 साल के कितने हैं, इस तरीके से। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। उसके बाद इस एज ग्रुप में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, यानी कि 5 से 9 साल के कितने लड़के हैं, 5 से 9 साल के कितने लड़कियां हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब एज ग्रुप्स के हिसाब से फिर कितने कितने मेल्स और फीमेल्स हैं ये कैलकुलेट करते हैं। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन पिरामिड होती है वो उस देश की स्टोरी को बता देता है कि उस देश की क्या स्टोरी है, यानी कि उस देश का
जो है जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम, यानी कि 15 साल से छोटी उम्र के लोगों को, जो बच्चे होते हैं, उनको पिरामिड में नीचे रखा जाता है। एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ्स, और धीरे धीरे करके जब पिरामिड ऊपर की तरफ बढ़ता है तो जो एज है वो बढ़ती चली जाती है। इट मीन्स अगर जो पिरामिड है उस पर जो टॉप पर लोग होंगे वो सबसे बुजुर्ग होंगे, और जो बॉटम पर लोग होंगे वो सबसे यंग होंगे। पिरामिड बोलते हैं इसको, ऐसे ये होता है पिरामिड, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो टॉप पर हैं वो सबसे बुजुर्ग हैं, और जो सबसे बॉटम में है, बॉटम यानी नीचे तल में जो सबसे नीचे हैं वो सबसे यंग है, ठीक है। द साइज ऑफ द टॉप शोज नंबर ऑफ एज्ड पीपल अबव 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ, ठीक है। वही देखिए मैं बता रहा था आपको कि जो टॉप पर लोग हैं वो अबव 65 ईयर्स होंगे, और ऑब्वियसली उनका डेथ रेट भी वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अब अलग अलग यहाँ पर जो बच्चे हैं बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम, यानी कि एक लड़का सवाल पूछ रहा है लड़की से कि ये जो ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है ये क्या है। दिस, अब गर्ल जवाब दे रही है, रिप्लाइड दिस इज़ अ पॉपुलेशन पिरामिड। वो बोलती है कि ये पॉपुलेशन पिरामिड है। तो बॉय कहता है कि व्हाट इज़ दैट। तो इज शोज द एज, it shows the percent number of males and females in a country along with their age groups, यानी कि अब लड़की जो है वो जवाब देती है कि ये जो पिरामिड होता है ये कितनी एज के लोग उस देश में रहते हैं ये दिखाता है। अच्छा, बॉय, कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। गर्ल, श्योर, लेट्स स्टडी देयर कंट्रीज, लेट्स स्टडीज 3 कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बहुत बारीक लिखा हुआ होता है, आपको बुक में क्लियर दिख जाएगा। अच्छा, तो बोलता है कि बच्चा पूछ रहा है, लड़का पूछ रहा है कि क्या मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ दूसरे देशों के बारे में, क्योंकि अब पॉपुलेशन पिरामिड मेरे सामने, तो मेरे को पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितने प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ पे किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, वहाँ पे मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, ये मुझे पता चल जाएगा। तो लड़की कहती है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल करिए, और आइए अब हम लोग 3 देशों का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए 3 देशों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन आ कंट्री। जो पॉपुलेशन पिरामिड है उससे ये भी पता चल जाता है कि कितने डिपेंडेंट हैं। देखिए डिपेंडेंट किसको कह रहे हैं, डिपेंडेंट कह रहे हैं कि जब अबव 60 हो जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है उनको वृद्ध की गिनती में काउंट करते हैं, मतलब उनको वृद्ध मान लेते हैं, और तो उनको फिर जो कमाई के लिए नहीं माना जाता कि भाई वो इनकम जनरेट कर पाएंगे, उनको ऐसा माना नहीं जाता। इनकम जनरेट करने की जो एज होती है वो अबव 25 से 60 तक होती है। तो 25 से 60 साल तक की जो उम्र मानी जाती है उस एज में, ठीक है, इनकम जनरेट करते हैं। तो उनके पास नए नए आइडियाज़ हैं, उनकी बॉडी भी फास्ट मूविंग होती है, जल्दी से काम कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जो अबव 60 माने जाते हैं उनको डिपेंडेंट्स माना जाता है, राइट। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स, और हाँ एक चीज़ और छूट गई कि डिपेंडेंट 2 तरीके के, एक यंग डिपेंडेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जो छोटे हैं, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि बिलो 25 हैं, उनको भी डिपेंडेंट माना जा रहा है। हालांकि आप 18 मान सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि 18 साल की उम्र होती है, उनको भी आप सही मायने में देखा जाए तो 18 साल, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ाई करने के साथ साथ वो हमारे देश के अंदर लगभग 20-22 साल और 25 साल तक बच्चा पढ़ता है, तो उस समय तक वो डिपेंडेंट ही रहता है एक तरीके से। बाकी वैसे देखा जाए अगर कंट्री वाइड माना जाए कि भाई हमारे देश के अंदर क्या रूल है, तो हमारे देश के अंदर 18 साल के बाद वो कमा सकता है, ठीक है, लीगल तौर पे काम कर सकता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अच्छा, तो उनको डिपेंडेंस नहीं कहा जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यंग डिपेंडेंट्स एज्ड बिलो 15 ईयर्स, ठीक है। ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बता रहा है कि हर देश का अपना अपना हिसाब है कि हमारे देश के अंदर 18 साल है, बाकी दूसरे मुल्कों के अंदर अलग अलग एज है। तो ये बता रहा है कि जो 15 साल से नीचे के जो हैं उनको भी डिपेंडेंट कहा गया। एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स एज्ड ओवर 65 ईयर्स, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी डिपेंडेंट्स कहा गया जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं बाकी बची हुई जो एज है उनको इकोनॉमिकली एक्टिव माना जाता है, यानी कि वो इकोनॉमिक यानी कि इनकम को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया देखिए यहाँ पर एक मिनट हो गया 6 पॉइंट, चलिए खैर आगे देखते हैं। यहाँ पर 6.7 जो फिगर दिखाई हुई है उसमें पिरामिड दिखाया हुआ है आपका पॉपुलेशन पिरामिड कीनिया का। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर बोथ आएगा, BOTH आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टूवर्ड्स द टॉप। कह रहा है कि जैसे कि कीनिया जैसे देश के अंदर जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो नीचे बेसमेंट से बहुत ज़्यादा हाई है और ऊपर जाते जाते बिल्कुल नैरो हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल नैरो हो जाता है, तो एकदम से नैरो जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न, यानी बच्चे पैदा तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, यानी रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर कीनिया, यानी कि कीनिया जैसे देश जो हैं उनका पिरामिड ये दिखाता है कि वहाँ पर एकदम से जो ऊपर की तरफ जब पिरामिड बढ़ता है तो वो एकदम नैरो हो जाता है और नीचे की तरफ से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे पैदा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मगर थोड़ी सी उम्र के बाद ही वो मर जाते हैं। ठीक है, ये रहा कीनिया का पिरामिड, ये देखिए। ठीक है, देखिए ऊपर से एकदम से बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और नीचे जो है पिरामिड बहुत ब्रॉड है। ठीक है, एनीवेज कर आगे देखिए। उसके बाद देखिए आप, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंग अस द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स। ठीक है, जिन देशों के अंदर जो डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ख़ास तौर पे छोटी उम्र में, वो पिरामिड जो होता है ऊपर की तरफ से पतला होता चला जाएगा। पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज, यानी कि बेस की तरफ से ब्रॉड रहेगा, बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि उसके बाद जैसे अब यहाँ पर आगे जो एक और कंट्री की बात कर रहा है, यहाँ पर बात करता है कि यहाँ का जो इस कंट्री का जो इंडिया का जो पिरामिड है ये एकदम से पतला नहीं होता। देखिए आप इंडिया का पिरामिड देखिए, इंडिया का पिरामिड में देखिए आप कि धीरे धीरे करके पतला हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप ऐसे इस तरीके से। और अगर मैं बात करूँ उनकी कीनिया की, तो कीनिया का क्या था, कीनिया का कुछ इस तरीके से था। देखिए ये तो इंडिया का आप देख रहे हैं कि इंडिया का कुछ ऐसे जा रहा है। देखिए ऊपर से तो पतला होना है, लाजमी है समय के साथ। ठीक है, अच्छा, मगर उनका क्या है, उनका किस तरीके का है, उनका कुछ इस तरीके का है। इंडिया के मुकाबले में डिफरेंस है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो एज ग्रुप है, यहाँ बच्चे पैदा तो हो रहे हैं, ठीक है, बट वो सर्वाइव भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो सर्वाइव भी कर रहे हैं। थोड़ा सा मिडिल पोर्शन जो है वो थोड़ा हमारे कंट्री के अंदर आप कह सकते हो कि ब्रॉड है, जबकि कीनिया के अंदर जो मिडिल पोर्शन है वो एकदम से थिन है। ये डिफरेंस है। ठीक है, दोनों कंट्रीज के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर जो मिडिल एज लोग हैं, ठीक है, अच्छा, यानी कि जिस एज में लोगों ने काम करना होता है वो एज के लोग हमारे देश के अंदर अच्छे हैं, यानी कि ठीक ठाक है। ठीक है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सर्वाइवल है वो किया जा सकता है। इट मीन्स अब आप उसको ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा, देखिए ये तो एक अच्छी बात भी आप कह लीजिए। ठीक है, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने सालों से वर्ल्ड में, ठीक है, हमारे यहाँ पर ही पॉपुलेशन क्यों बढ़ती रही। इसका मतलब उस जो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो है परमात्मा की तरफ से जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसकी देन भरपूर है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने सर्वाइवल का तरीका सीख लिया कि विकट परिस्थितियाँ भी अगर हैं तो उसमें भी कैसे सर्वाइव किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वालिटी हमारे कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर डेवलप हो चुकी है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये एक एडवांटेज है
कि जो एज में कमाई होती है, इकोनॉमी बढ़ती है, उस एज के लोग हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे कंट्री के लिए, राइट। उसके बाद आगे देखिए, इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, डिक्रीज्ड डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। यानी कि जापान के अंदर क्या है कि बर्थ रेट भी कम है, तो नीचे से ही छोटा होगा, बेस भी छोटा होगा, उसके बाद जो है ऊपर भी से जो क्योंकि डेथ रेट्स भी हैं वो भी थोड़ा कम है उनके यहाँ, ठीक है, तो ऊपर से भी इतना ज़्यादा नैरो नहीं होगा। तो आइए जापान का देखते हैं। ये देखिए जापान का, देखिए आप, ठीक है, जापान का कुछ जिगजैग टाइप शेप बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडाउड विद ए पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। यानी कि कह सकते हैं कि आप स्किल्ड, कुशल, स्पिरिटेड, उत्साही, होपफुल, आशावादी, ठीक है, एंडाउडेड, संपन्न, ठीक है, कोई भी देश जो है अगर उस देश में इस तरीके के लोग रहते हैं तो उस देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, ठीक है। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट, ठीक है, यानी कि हमारा देश भाग्यशाली है, टू हैव सच आर रिसोर्स, हमारा देश भाग्यशाली है कि हमारे देश में इस तरीके के लोग रहते हैं, कुशल, उत्साही, आशावादी और संपन्न, ठीक है। हमारा देश इन चीज़ों से संपन्न है, हम जो है भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट है हमारा कंट्री, यानी भाग्यशाली है। To have such a resource, they must be educated and provided skills and opportunities to become able and productive। हमें सिर्फ हमारे देश के लोगों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, उन्हें कुशलता देनी है, यानी उन्हें कार्यकुशल बनाना है, ठीक है, जिसकी वजह से वो मोर प्रोडक्टिव हो सकें, ठीक है, जिसकी वजह से वो और नई नई चीज़ें बना सकें और जिसकी वजह से हमारा देश और ज़्यादा तरक्की कर पाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा वीडियो है उसको हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है। आपने आज कुछ जो मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ, आपको उन वर्ड्स के मीनिंग कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। पहला वर्ड है फॉर्चुनेट, ठीक है, अच्छा, और दूसरा वर्ड है होपफुल, ठीक है। होपफुल एंड फॉर्चुनेट, इन दोनों वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग मतलब हिंदी मीनिंग आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और जल्दी ही हम लोग इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।